स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेकी। तो 1 घंटे का हमारा ये खबरों का सफर शुरू हो चुका है, जिसमें हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक तो पहुंचाएंगे ही, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप रह सकते हैं बिल्कुल फिट। तो अगले 1 घंटे आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम आपको हर वो खबर बताते हैं जो आपसे जुड़ी हुई होती है, और खबरें वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो देखिए, उत्तर भारत में मौसम मेहरबान है। मई के महीने में सुबह सुबह ठंड का एहसास हो रहा है। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है, कहीं पर भारी बारिश हो रही है। ऐसे में ये बदला हुआ मौसम किसी के लिए तो अच्छा है, लेकिन किसी के लिए ये परेशानी ला रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रीति तुमने। और देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। दिल्ली में तो फॉग भी बहुत है आज, ऐसा लग रहा है जैसे ये नवंबर या दिसंबर का महीना हो। लेकिन ये जो मौसम है ना, वो शादियों का भी सीजन माना जाता है, जिसमें लोग शादी करते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक दूल्हे की शादी बड़ी ही अलग सी है, क्योंकि ना तो इसमें लग्जरी गाड़ी है, ना तो इसमें घोड़ा गाड़ी है, इसमें क्या है, बैलगाड़ी। ना हेलीकॉप्टर, ना लग्जरी कार, ना घोड़ी की सवारी और ना ही रथ पर बैठा दूल्हा। ये अनोखी बारात इंजीनियर देवेंद्र राठौर की है, जिसमें दूल्हा पागा लगे बैलगाड़ी में सवार हुआ और निकल पड़ा दुल्हन लाने। बैलगाड़ी पर निकली बारात जहां से भी गुजरी, लोग देखते ही रह गए, क्योंकि इस बारात में ना डीजे का शोर था, ना अंग्रेजी बैंड वाले की गूंज। बारात इसलिए भी अनोखी थी क्योंकि इसे लोक नृत्य, कर्मा मंडली, मांद्रा, झांझ मंजीरा के साथ निकाला गया। बारात में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक मिली, जिसे मंडली के लोगों ने झांझ मंजीरा के साथ बखूबी दर्शाया। यह अनोखी बारात छत्तीसगढ़ के जांजगीर की है, जिसे इंजीनियर दूल्हा ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति का नाम दिया है। इतना ही नहीं, बारात में शामिल परिवार की महिलाओं ने भी छत्तीसगढ़िया पहनावे को प्राथमिकता दी और हरा लुगरा के साथ कमर में करधन, हाथ में ककनी, कड़ा पैरी पहनकर निकली और इंजीनियर दूल्हे की बारात में जमकर नृत्य किया। पेशे से इंजीनियर देवेंद्र राठौर ने अपनी शादी के लिए खास तैयारी की थी और प्री वेडिंग शूट में छत्तीसगढ़ी अंदाज में फोटो और वीडियो शूट कराए थे, जिसमें वो किसान के बेटे की तरह नजर आए। देवेंद्र राठौर की प्री वेडिंग शूट की भी सोशल मीडिया पर खूब सराहना हुई थी। प्रीति, कुछ सीखा तुमने इस शादी से? शादी में कोई शोशेबाजी नहीं, कोई फालतू खर्च नहीं, बहुत सादगी से करना अपनी शादी। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, सादगी के साथ ही हम भी अपनी शादी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए बात हम राजस्थान की भी कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के जयपुर में दरअसल एक कारोबारी कंगाल हो गया। हुआ क्या, उसने अपने कर्मचारी को 20 लाख रुपए दिए थे और उनके कर्मचारी के साथ हो गई लूट। जी हाँ, शातिर बदमाश आए और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, वहां पर लगे कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। आप भी देखिए। सीसीटीवी वीडियो हैरान करने वाला है। देखिए, पैरेट कलर का शर्ट पहना शख्स 2 लोगों को रोकता है और दोनों के पास मौजूद बैग को एक बाइक की सीट पर रख देता है। इस घटना के तुरंत बाद बाइक सवार दूसरा युवक वहां पहुंचता है और कुछ बातें कर दोनों को वहां से भगा देता है। जैसे ही दोनों लोग वहां से जाते हैं, ब्लू टी शर्ट में बाइक से आए युवक अपनी साथी के साथ दोनों बैग लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। घटना मामूली नहीं है, बल्कि दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की ठगी का है। घटना जयपुर के बाबा हरिश्चंद्र मार्ग की है, जहां भरे बाजार में बदमाशों ने हवाला व्यापारी के पास काम करने वाले विपुल को रुकवाया और खुद को पुलिस वाला बताते हुए उसके हाथ से रुपयों से भरा हुआ बैग ले लिया और पैसे को लेकर पूछताछ करने लगा। इसके बाद बदमाशों ने उसे अपने सेठ को बुलाने को कहा और पैसे लेकर फरार हो गए। अपने घर से करीब 20 लाख रुपए बैग लेके ये आ रहे थे। तो जो ही अपने ऑफिस के नज़दीक पहुंचे तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल वाला ने रोका और उसने उनको पुलिस अधिकारी बताया, खुद का उन्होंने आइडेंटी कार्ड भी बताया। तो बैग में उसके पैसे थे, तो उनका अभी किसके पैसे हैं, तो क्या सेठ को पता है, तो सेठ को बुला के ला। तो वो सेठ को बुलाने गया तो पीछे फ़ायदा उठा के भाग लिए। पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। तो किस तरीके से पुलिस वाले बनकर इन जालसाजों ने पहले युवक को रोका, उनको धमकाया, फिर उनको अपनी बातों में उलझाया और उसके बाद 20 लाख से भरा बैग लेकर बाइक से रफू चक्कर हो गए। ये वाकई पूरी वारदात हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली तो वो झड़प भी है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आधी रात को देखने को मिली है, क्योंकि जो पहलवान लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, उनकी झड़प दिल्ली पुलिस के जवानों से हो गई। क्यों हुई ये झड़प, क्या वहां पर हालात बने, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में।
देर रात जंतर मंतर उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया जब पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच पहले बहसबाजी हुई और फिर नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। पहलवान और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिस और पहलवानों के बीच काफी शोर शराबा हुआ। दिल्ली पुलिस के जवानों और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच हंगामे का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बजरंग पुनिया ने पुलिसकर्मियों पर भद्दी भद्दी गालियां देने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। सारे देश की आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का भी तक कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। हंगामे की शुरुआत कैसे और कब हुई अब उसे भी समझिए। दरअसल खिलाड़ियों का कहना है कि बारिश की वजह से उन्होंने फोल्डेबल बेड मंगवाए थे। दावा है कि आम आदमी पार्टी विधायक खिलाड़ियों की मांग पर फोल्डेबल बेड लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खिलाड़ियों को बेड्स देने से रोक दिया। भाजपा का एक एमपी है जिसने इतनी बदतमीजियां की, वुमेन रेसलर्स के साथ अन्याय किया। आज बारिश के कारण उनके पास सोने की जगह नहीं थी, तो हम उनको देने के लिए आए कि भाई उनको मिल जाए, कोई आराम से रात गुजार सकें, तो बेड्स देने के लिए उसमें पुलिस को आपत्ति है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर शाम के बाद बाहरी एंट्री बंद कर दी जाती है ताकि कोई बाहरी शख्स धरना स्थल पर नहीं जा सके। लेकिन इस दौरान आप विधायक सोमनाथ भारती ने धरना स्थल पर कुछ सामान जबरन पहुंचाने की कोशिश की, जिसके चलते ये पूरा विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने आप विधायक सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया है। दरअसल पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ जमकर धक्का मुक्की की है और महिला पहलवान भी देर रात रोती हुई मीडिया के सामने अपनी आप बीती बयां करती हुई दिखाई पड़ी। दरअसल पुलिस से हाथापाई में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब आपके नेता अपना साजो सामान लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए और पुलिस ने उन्हें रोका। रिपोर्ट देखिए आप। जंतर मंतर पर हंगामा बरपा तो देर रात प्रदर्शनकारी पहलवान मीडिया के सामने आए। महिला पहलवान आंखों में आंसू लिए कैमरे के सामने फूट फूट कर रोईं। बेड्स को लेकर मचे बवाल में पुलिसकर्मियों पर महिला पहलवानों ने बदसलूकी करने, गाली गलौज करने का आरोप लगाया। मारना है, ये तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है। क्यों? कैसे? वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। बाहुबली सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संघर्ष कर रही महिला पहलवान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं, तभी पुलिस के साथ हुई झड़प में घायल हुआ एक शख्स बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देख महिला पहलवान एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने भले ही ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया हो, लेकिन यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने अब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह से पूछताछ तक नहीं की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई में दिल्ली पुलिस से इस मामले में जवाब तलब भी किया जा सकता है। इसी बीच प्रदर्शनकारी पहलवान के वकील ने एक सील बंद लिफाफा अदालत के सामने पेश करने की अनुमति मांगी है, जिस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पुलिस के जिम्मे है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास जो भी है उसे दिल्ली पुलिस को देना चाहिए। दरअसल जंतर मंतर में पहलवानों का धरना प्रदर्शन जहां पर हो रहा है, जो जगह है वो कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। आप नेता वहां पर जा रहे थे, जिसको रोकने की पुलिस ने कोशिश की और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया। दरअसल विवाद तो ऑपरेशन शीश महल को लेकर के भी दिल्ली में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। इसके अलावा देश में और क्या बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, आपको दिखाते हैं हमारे 2 मिनट के सेगमेंट में। ऑपरेशन शीश महल को लेकर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेगी। आज भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी नेता कुलदीप चहल प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। सीएम के बंगले के रेनोवेशन पर खर्च की जांच भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आप लगातार प्रोपेगेंडा फैला रही है और केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में बीती रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। ये आग चिमनी से निकली चिंगारी से लगी। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया।
दमकल की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ में फिल्मी अंदाज में एनडीपीएस के आरोपी को उसके परिजन पुलिस गिरफ्त से छुड़ा ले गए। एमपी पुलिस आरोपी को इंदौर पुलिस लाइन में पेशी के लिए झालावाड़ लेकर आई थी। डग थाना इलाके में आरोपी लियाकत खान के परिजनों ने बस को घेर लिया और हमला करके उसे छुड़ा ले गए। हमले में इंदौर के एसआई गोविंद सिंह घायल हुए हैं। एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके शरद पवार आज कोई फैसला ले सकते हैं। उन्होंने पूर्ण विचार करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके अंतिम फैसले के बाद ही आगे कुछ होगा। बुधवार को पवार की बनाई कमेटी ने बैठक की। अध्यक्ष पद को लेकर सुप्रिया सुले का नाम चर्चा में सबसे ज्यादा है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो रेस में नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ पटना में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल पिछले दिनों उन्होंने प्रवासी मजदूरों को गोवा में 90% अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उनके बयान के खिलाफ जेडीयू नेता मनीष सिंह ने केस दर्ज कराया है। हालांकि विवाद के बाद सीएम सावंत ने सफाई दी और खेद जताया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। निकाय चुनाव के लिए 37 जिलों में वोटिंग हो रही है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वोट किया है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग की है। गोरखपुर में सीएम योगी ने अपना वोट डाला है। 37 जिलों पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वोटिंग की है। गोरखपुर में सीएम योगी ने अपना वोट डाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाम 6 बजे तक मतदान होना है। ये पहला फेज है वोटिंग का। 37 जिलों में मतदान होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जहां गोरखपुर में वो वोट डालते हुए दिखाई पड़े और लोगों से उन्होंने मतदान करने की अपील भी की है। निकाय चुनाव को लेकर के भी सभी सियासी दिग्गजों ने पूरा दमखम झोंक रखा है। आज पहले फेज का मतदान शाम 6 बजे तक 37 जिलों में होना है। तो 37 जिलों में वोटिंग की जा रही है और इसी के साथ खुद सीएम योगी ने वोट डाला है। के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैंने अभी मतदान किया है। पूरे प्रदेश में 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2 करोड़ 40 लाख से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ प्रदेश की जनता से भी कहा कि आप भी जरूर जो नगरीय विकास है उसके लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोटिंग जरूर करें। और मौसम का भी जिक्र उन्होंने किया कि मौसम इतना सुहाना है तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है, जाइए और वोटिंग जरूर कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 37 जिलों में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है और आखिर बीजेपी की टेंशन क्या है निकाय चुनाव को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए आप। यूपी में आज निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की खास नजर है।
वोटिंग सेंटर्स पर पुलिस का कड़ा पहरा है। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से 37 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। करीब 2 करोड़ 40 लाख मतदाता आज अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। पहले चरण में 10 नगर निगमों के अध्यक्ष और इनके 820 पार्षदों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इसके अलावा 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और 2740 नगर पालिका सदस्य के लिए भी वोटिंग हो रही है। पहली बार नगर निगम के महापौर और पार्षदों का चुनाव ईवीएम से कराया जा रहा है, जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। सीएम योगी गोरखपुर में मतदान करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में अपना वोट डालेंगे। बीजेपी ने बुर्का में महिलाओं की फर्जी वोटिंग की आशंका जताई है और इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। पहले चरण में आज निकाय चुनाव के लिए 37 जिलों में वोटिंग हो रही है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने कमर कस दी है, लिहाजा जो भी नतीजे निकाय चुनाव के आएंगे वो उसके लिए लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। बिल्कुल, क्योंकि धुआंधार प्रचार तो कर्नाटक में भी जारी है और देखिए कर्नाटक में कैसे जो बजरंग बली का मुद्दा है वो इस वक्त तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस के लीडर्स, खुद को कौन सबसे बड़ा हनुमान भक्त इस वक्त बता दे, बस यही होड़ लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार में बजरंग बली की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर कोई खुद को हनुमान भक्त बताने में जुट गया है। बजरंग बली अब कर्नाटक में एक चुनावी मुद्दा बन गए हैं। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन किए जाने के वादे पर घमासान मचा हुआ है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने आज शाम 7 बजे पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। बीजेपी की ओर से आज शाम होने वाले हनुमान चालीसा के पाठ में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। वहीं आमतौर पर सियासी चुनाव से दूर रहने वाले बजरंग दल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को धर्म संकट बताते हुए सबका साथ मिलकर धर्म की रक्षा करने की बात कही है। बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस के नेता खुद को हनुमान भक्त बताने में जुटे हैं। डीके शिव कुमार का ये भी कहना है कि बजरंग दल हमेशा लॉ एंड ऑर्डर खराब करती है। ನಾವು ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತವರು ನಾವು ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಕದಲಬಾರದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ। एन वक्त चुनाव प्रचार में बजरंग बली की एंट्री से कर्नाटक चुनाव दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के नेता खुद को हनुमान भक्त बताने में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि दोनों पार्टी में किस पार्टी पर बजरंग बली अपनी कृपा बरसाते हैं। तो कौन बजरंग बली का सबसे बड़ा भक्त है? प्रीति, इसी की होड़ कर्नाटक चुनाव में लगी हुई है और इसी को लेकर के आज बीजेपी हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। और बजरंग दल ने कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसको धर्म संकट करार दे दिया है। दरअसल कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं केरल में फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब ऐसे में ये जो फिल्म है इसको मुस्लिमों के खिलाफ बताकर ये कहा जा रहा है कि इसको बैन किया जाए। आखिर क्यों हो रहा है पूरा विवाद, क्या है पूरा मसला, उस रिपोर्ट में देखिए। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर घमासान जारी है। फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट सुनवाई पर विचार कर रहा है। हुए जो 32,000 की बात होती है और आपने किसी इंटरव्यू में कहीं पर एक बात कही कि ये आर्बिटरी नंबर है, मैं जरा समझना चाहता हूं इसमें आर्बिटरी कितना है? नहीं, ये कोई आर्बिटरी नंबर नहीं है। ये नंबर अगर हमने हमारी ये टीजर में या और कहीं पे भी हमने नंबर बोले हैं, ये नंबर वी स्टैंड बाय दिस नंबर। ये नंबर रियल है। ये नंबर एक प्रॉपर 7 साल की रिसर्च से निकाला तो गया। एक बात पे हैरानी होती है, नहीं, निकाला गया एक नंबर है जो अंत तक हम इस नंबर के साथ रहेंगे। फिल्म 5 मई को रिलीज हो रही है। सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया है। साथ ही फिल्म से 10 कंट्रोवर्सी सीन भी हटवा दिए गए हैं। इसके बावजूद मुस्लिम नेताओं और संगठनों का आरोप है कि फिल्म मुसलमानों की छवि खराब कर रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 1 करोड़ का इनाम रखा है और उनसे कहा है कि आप नाम बता दीजिए उन मुस्लिम महिलाओं के लिए
जो आईसीस में गए थे, उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम नाम बताओ ना, तुम मुसलमानों को बदनाम करके तुम पिक्चर बनाते हो। 1000 लड़कियां जो हैं उनको इस्लाम में लाया गया और उनको जो है टेररिज्म के लिए भेजा गया अफगानिस्तान और अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जो बिल्कुल फॉल्सूड है। और हम लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है। केरल में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन की खबरें आती रही हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी इसे संघ का प्रोपोगेंडा बता रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिट इंडिया में गोवा में आज हो रही शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग के, क्योंकि विदेश मंत्री परिषद की इस बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो एससीओ की इस मीटिंग पर सबकी नजर है और सबसे अहम बात जो है वो ये कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो क्या एजेंडा है एससीओ की मीटिंग की और क्या इसकी अहमियत है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में जान लीजिए। गोवा में आज शाम शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री परिषद की मीटिंग हो रही है। भारत बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता हासिल करने के बाद पहली बार भारत की मेजबानी में इस समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इसमें चीन के विदेश मंत्री छिन कांग, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल होंगे। बैठक में भारत और पाक विदेश मंत्रियों की कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होनी है। हालांकि एससीओ के मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। एससीओ के तहत काम करने वाले रैट्स यानी रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर के वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 2011 के बाद ये पहला मौका है जब किसी पाकिस्तानी नेता का उच्च स्तरीय भारत दौरा हो रहा है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शाम 4 बजे गोवा पहुंचेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के साथ रूस की तनातनी और चीन के विस्तारवादी रवैये के बीच एससीओ की ये बैठक हो रही है। भारत के चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। बैठक के लिए भारत ने थीम रखी है सिक्योर एससीओ। ये बैठक जुलाई में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन देशों के प्रमुखों की बैठक का एजेंडा तय करेगी। दरअसल एससीओ की इस मीटिंग में कई खास वजह हैं जिसको लेकर इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि रूस और चीन के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और ऐसे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चीन के विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है सीमा विवाद के बीच। इसीलिए बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दुनिया की करेंगे। आखिर सर्बिया में क्यों मचा है संग्राम और ऑयल टैंकर में कहां पर लगी है भीषण आग। सिर्फ 2 मिनट में देखिए दुनिया की हर एक हलचल। भीषण आग का ये वीडियो मलेशिया के समंदर से आया। यहाँ पर ऑयल टैंकर में आग लग गई, जिसके काले धुएं का गुबार आसमान छूने पर आमादा था। ये जहाज चीन से सिंगापुर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में इसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि जहाज में 3 लोग सवार थे जो आग लगने के बाद लापता हैं। अब मलेशिया की मैरीटाइम एनफोर्समेंट एजेंसी लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। भीषण आग की तस्वीर रूस के क्रीमिया से सामने आई। ड्रोन अटैक के बाद ये ऑयल डिपो आग का गोला बन गया, जो क्रीमिया ब्रिज से ही दिखाई पड़ रहा था। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेनी सेना के हमले के बाद ऑयल डिपो धूं धूं कर जलने लगा और देखते ही देखते इसकी तेज लपटों ने पूरे डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्रिटिश जवानों की परेड का यह भव्य रिहर्सल सेंट्रल लंदन की सड़कों पर जारी है, जिसमें 7000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी जवान किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि किंग चार्ल्स को शनिवार को ताज पहनाया जाएगा और बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी तक शाही सवारी निकाली जाएगी। उसके बाद किंग चार्ल्स शाही पैलेस में वापस लौट जाएंगे। गृह युद्ध में झुलसे सूडान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और विद्रोही गुटों के बीच सीजफायर की कोशिश नाकाम हो गई, जिसका खामियाजा सूडान के नागरिक और वहां फंसे लोग भुगत रहे हैं। यहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। रात के अंधेरे में भी लोग बमुश्किल निकल पा रहे हैं। ये सूडानी नौसेना के जहाजों से जिद्दा भेजा जा रहा है। एक बिल्डिंग के बाहर भारी गहमा गहमी है, मीडिया का जमावड़ा है और भारी तादाद में पुलिस की गाड़ियां हैं। तस्वीरें देखकर साफ लग रहा है कि बिल्डिंग के अंदर बड़ी घटना हुई। वीडियो सर्बिया के बेलगोरोड का है। यहाँ पर 7वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें स्कूल के गार्ड की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया।
तो बुधवार को क्रीमिया में ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई और सूडान में भी भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है। और क्रेमलिन पर जिस तरीके से अटैक हुआ उसके बाद रूस भी बौखलाया हुआ है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने की खुलेआम चेतावनी दी है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी अटैक भी जारी है। पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद रूस यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हमले के बाद पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सुरक्षा अधिकारियों से चर्चा कर यूक्रेन पर जवाबी एक्शन की तैयारी शुरू कर दी। फिलहाल रूस ने तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। एयरफोर्स के साथ आर्मी और नेवी भी अलर्ट पर है। रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर भी हमले के लिए तैयार किए हैं। Tu-95 और Tu-160 को अलर्ट मोड पर रखा गया है। क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक के वीडियो सामने आए हैं। क्रेमलिन के डोम पर 2 लोग चढ़ते दिखे हैं। 16 मिनट के अंदर क्रेमलिन पर 2 ड्रोन हमले हुए। पहला रात 2:24 पर, जबकि दूसरा 2:43 पर हुआ। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया, जिसे रूसी सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि जिस वक्त क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन मौजूद नहीं थे। मॉस्को में हमले के बाद कई ड्रोन देखे गए। बोल्शाया पोलियंका इलाके में ड्रोन का वीडियो सामने आया है। रूसी मिलिट्री ने यूक्रेन पर रॉकेट की बारिश की, क्लियर वार्निंग दी और हमले शुरू भी कर दिए हैं। तो क्रेमलिन ने ओपन वार्निंग दी है कि अब वो जब चाहे जहां चाहे जवाबी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि यूक्रेन ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया इस अटैक के बाद। और देखिए अब रूस की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया खौफ में है कि क्या यूक्रेन पर रूस न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। हालांकि जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि क्रेमलिन पर अटैक यूक्रेन की तरफ से नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। क्रेमलिन पर अटैक यूक्रेन ने ही किया है या नहीं ये साफ नहीं है। यूक्रेन ने हमले से इनकार किया है, लेकिन रूस आग बबूला है और जेलेंस्की को अंजाम भुगतने की खुली धमकी दे दी है। क्रेमलिन ने ओपन वार्निंग दी है कि हम जब चाहें जवाबी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। यूक्रेन ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। क्रेमलिन में हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। कीव, लवीव, डोनेस्क और खेरसोन पर रूस की ओर से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूसी हमले से साउथ खेरसोन में 16 लोगों की जान जा चुकी है। कीव में बड़े हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। रूस ने क्रेमलिन में हमले को सुनियोजित आतंकवादी हमला और राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश करार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि रूस किस तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा। नाटो और यूएसए के खिलाफ रूस की क्या तैयारी है? रूसी हमले का अमेरिका और यूक्रेन कैसे जवाब देंगे? क्या पुतिन आर्मी अब यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगी? क्रेमलिन पर ड्रोन हमले को लेकर जेलेंस्की का बयान आया है। उन्होंने कहा, हम पुतिन और मॉस्को पर कोई हमले नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी धरती पर लड़ रहे हैं। You know, I can repeat this message, and I think it will at least will be understandable for everybody. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. रूसी संसद के स्पीकर ने कहा कि यह हमला क्रेमलिन पर नहीं रूस पर हुआ है। रूस ने अब यूक्रेन से किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है और कहा है कि हमले का हिसाब देगा। तो अमेरिका और नेटो समेत पूरी दुनिया की नजर अब रूस के अगले कदम पर टिकी हुई है कि रूस क्या करेगा। वैसे सवाल तो ये भी है कि अगर रूस की तरफ से कोई अटैक किया गया तो फिर अमेरिका क्या करेगा। और इसीलिए प्रीति, रूस ने अपनी तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया। और साथ ही सबसे बड़ी जो चिंता वर्ल्ड की है वो है न्यूक्लियर आर्मी को भी रूस ने अलर्ट कर दिया है, क्योंकि 14 महीने से जो युद्ध जारी है उसको जीतने के लिए अब रूस कुछ भी कर सकता है। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक से महाविनाश की आहट साफ सुनाई दे रही है। रूस यूक्रेन युद्ध 14 महीने से जारी है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से खामोशी थी, लेकिन मॉस्को पर हमले की घटना ने तोपों पर फिर से बारूद भर दिया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि क्रेमलिन पर आतंकी हमले के बाद कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तो जेलेंस्की को मरना ही पड़ेगा। हालांकि मेदवेदेव की धमकी को यूक्रेन ने थोता चना बाजे घना बता दिया है। उधर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन जल्द ही नाटो का 33वां मेंबर होगा। फिनलैंड 31वां सदस्य बना है, जबकि स्वीडन जल्द ही नाटो का 32वां सदस्य बनेगा। यूक्रेन के ये दोनों बयान रूस को और ज्यादा उकसाने के लिए काफी हैं। रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने के लिए आमादा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रूस की सबसे सुरक्षित जगह
क्रेमलिन तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंचे कैसे? क्या यूक्रेन में इसकी क्षमता है कि वो मॉस्को के अंदर घुस सके? क्रेमलिन पर हमला यूक्रेन के लिए आत्मघाती कदम होगा। पुतिन को सीधे चुनौती देने की हिम्मत यूक्रेन कभी नहीं करेगा। कहीं क्रेमलिन पर हमला रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं? रूस इसके बहाने यूक्रेन पर परमाणु हमला तक कर सकता है। रूस को बहाना मिल गया है, वो दुनिया को बताएगा कि उसने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन पर हमला किया है। क्रेमलिन पर हमले को लेकर अमेरिका ने कहा जानकारी मिली है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते। तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं। विक्ट्री डे 9 मई को रूस मनाता है और ऐसे में रूस का यही कहना है कि जानबूझकर यूक्रेन ने अटैक किया। हालांकि यूक्रेन का ये कहना है कि अटैक तो हमने किया ही नहीं है। कि इनका संसद भवन हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज से पहले ही काफी विवादों में है। 5 मई को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने भी वाली है, लेकिन उससे पहले ही इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है। बोर्ड ने फिल्म पर 1-2 नहीं बल्कि 10 कट लगाए हैं और फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होने की अनुमति दे दी है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म पुनियन सेल्वन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। ये फिल्म महज 4 दिनों के अंदर ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। वर्ल्ड वाइड भी इस फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया है। बता दें पुनियन सेल्वन 2 तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में रिलीज की गई है। मेकर्स को आने वाले दिनों में भी अच्छी कमाई की उम्मीद है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट का मेट गाला में डेब्यू काफी सुर्खियों में है। इवेंट में आलिया के लुक्स की काफी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही दीपिका पादुकोण ने भी अपने सोशल अकाउंट पर ऑस्कर की कुछ बिहाइंड द सीन फोटोज शेयर की है, जिस पर आलिया के फैंस ने दीपिका को ट्रोल किया है। यूजर्स ने कहा कि लगता है आलिया के मेट गाला इवेंट से दीपिका काफी इनसिक्योर हो गई है। एक्टर कार्तिक आर्यन, जो हमेशा अपनी फिल्मों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, इस बार भी सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए हैं। लेकिन इस बार माजरा फिल्म नहीं बल्कि कुछ और है। दरअसल कार्तिक ने अपने बॉडीगार्ड की शादी में शामिल होकर फैंस का दिल जीत लिया, जिसकी तस्वीर कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। एक्टर रणबीर कपूर के चाहने वाले भी कम नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया से काफी दूर रहते हैं, जिस पर अक्सर चर्चा उठती है। अब इस पर एक्टर रणबीर कपूर ने चुप्पी तोड़ी है। एक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें अपने फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया। टाइम्स नाउ न भारत के ऑपरेशन शीश महल का बहुत बड़ा असर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन पर खर्च की जांच शुरू हो गई है। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया था। हालांकि आपने जांच के आदेश को असंवैधानिक बताया था। बीजेपी आज भी केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम इसमें शामिल होंगे। तिहाड़ जेल में अपराधी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली है। टिल्लू रोहिणी कोर्ट में गोली कांड का आरोपी था। गोल्डी गैंग के 4 कैदियों ने टिल्लू पर हमला किया था। पहले प्रिंस तेवतिया और अब टिल्लू की हत्या ने तिहाड़ प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि गैंगवार में अगला नंबर किसका होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तुलना योगी से की है और उन्हें बिहार का सीएम चेहरा बता दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता योगी जैसे सीएम की मांग कर रही है और इसके लिए सम्राट चौधरी को नामित किया है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार आई तो कभी दंगे नहीं होंगे, भेदभाव मिटाकर विकास होगा। गाजीपुर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। योगी सरकार अब अंसारी गैंग पर और शिकंजा कसने की तैयारी में है। लखनऊ में माफिया की मुख्तार वाली गली ध्वस्त होगी। सूत्रों के मुताबिक माफिया के 12 अवैध निर्माण पर जल्द बुलडोजर चलेगा। वाराणसी में भी मुख्तार की अवैध संपत्तियां ध्वस्त होंगी। काशी में 100 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। अहमदाबाद में सरेआम पिटाई का सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। नारोल विस्तार इलाके में रहने वाले जुबैर अंसारी नाम के शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। कार सवार आरोपियों ने शख्स की स्कूटी पर टक्कर मारी और फिर उस पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।
पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।